हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन द लास्ट क्लास ऑफ फिजियोलॉजी हमने पढ़ा था डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसमें हमने पढ़ा था जो हमारा फूड पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं और टूटने के बाद वो ब्लड के अंदर क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, दैट इज अ फिजियोलॉजी पार्ट 2। तो जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ मल्टीपल ऑर्गन्स जो हेल्प करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करने में। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो इट इज डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग क्या होती है? सो द प्रोसेस ऑफ taking in oxygen from the surrounding and releasing out carbon dioxide from the cells or tissues of the body is known as breathing. अब इस ब्रीदिंग को जो कंट्रोल करते हैं ऑर्गन्स, रिलेटेड ऑर्गन्स, ठीक है, उनके जो सिस्टम होता है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं विद द ऑर्गन्स और ग्लैंड्स और हार्मोन्स और कोई भी हम कह सकते हैं पार्ट्स जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो सबसे पहले जो होता है वो होता है हमारा नोज। ठीक है, जो हमारी नोज होती है वो सबसे पहला पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसके थ्रू हम सराउंडिंग से ऑक्सीजन लेते हैं। अब जो हमारा ऑक्सीजन होता है ना वो किस फॉर्म में होता है? एयर फॉर्म में, है ना। सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन होता है वो एयर के अंदर होता है। अब एयर के अंदर तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड अदर पॉइजनस गैसेस। अब हमारी बॉडी का कौन सा सब पार्ट है जो एयर में से ऑक्सीजन को क्या करता है? छानता है। ठीक है, तो अब अगर इसकी बात करें तो वो कौन सा पार्ट है हमारा? एल्वियोली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या होती है? नोज के थ्रू हमारा ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आता है। देन नोज जो होती है, नोज के बाद वो जाता है नेजल कैविटी और पैरानेजल कैविटी में। ठीक है, ये बोनी स्ट्रक्चर है। अब जो नेजल और पैरानेजल कैविटी है उसके बाद जाता है ये हमारा फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स जो होता है हमारा वो क्या होता है? एयर पाइप होता है। उसके बाद हमारा लैरिंग्स में जाता है जिसको हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। ठीक है, लैरिंग्स के बाद ये जाता है ट्रैकिया में। ट्रैकिया क्या होता है? हमारा विंड पाइप होता है। नेक्स्ट आफ्टर द ट्रैकिया ये कहां जाता है? फोल्डिंग्स में जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। अभी जो हमारी ब्रोंकाई होती है ये क्या करती है? फर्दर और छोटे छोटे, जैसे पेड़ में स्टेम्स होती है ना, जो हमारा पेड़ होता है उसमें ब्रांचेस निकलती हैं, तो वैसे ही ब्रांचेस होती है इसके अंदर, दैट इज नोन एज ब्रोंकियोल्स। अब जो हमारे ब्रोंकियोल्स होते हैं इसमें भी 3 ब्रोंकियोल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जैसे ये वाला पार्ट हमारा क्या है? नोज। ठीक है, यहां हमारी नोज होती है। नोज के बाद ये क्या है? हमारी नेजल और पैरानेजल कैविटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फेरिंग्स, देन वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, देन दीज आर द कॉइल्ड। ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद क्या आता है हमारा? ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई के अंदर क्या होता है? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई। ये 3 ब्रोंकाइज होती हैं। देन इससे पास होता हुआ जो हमारा ऑक्सीजन है वो कहां जाता है? छोटे छोटे एल्वियुलर सैक्स में। अभी जो हमारे एल्वियुलर सैक होते हैं इसके अंदर बहुत सारी क्या होती है? ब्लड कैपिलरीज होती हैं, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं, जिसके थ्रू जो हमारा ब्लड वीन्स और आर्टरीज है ना, इसके थ्रू क्या होता है? ऑक्सीजन जाता है ब्लड के अंदर। इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म जो होता है जिसमें हमारा ऑक्सीजन जो होता है आरबीसी के अंदर होकर जाता है ना, इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इट इज ऑक्सीजन सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट उसके बाद ब्रोंक्यूल्स के बाद देखो छोटे छोटे ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, बलून लाइक एयर सैक्स बोलते हैं, दैट इज नोन एज एल्वियोलाई, उसके अंदर जाता है। ठीक है, अब जो हमारा एल्वियोलाई है जब उसके अंदर जाता है क्या? ऑक्सीजन, या फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ठीक है, उसके थ्रू। अब वो ये होता कैसे? इट इज डन बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, हमारी एल्वियोलाई जो होती है उसके अंदर क्या होता है? छोटे छोटे क्या होते हैं? लेयर्स होती है। उन लेयर के अंदर क्या होती है?
मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन क्या होती है? जैसे फिल्टर पेपर होता है ना, जिससे पानी हम छानते हैं, वैसे ही हमारे जो एक्वा मशीन होती है वो किस पे काम करती है? रिवर्स ऑस्मोसिस में। उसमें भी क्या होती है? रिवर्स ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। वैसे ही हमारा एल्वेलाई होता है, जिसके अंदर क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो सिर्फ दो गैसेस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को इन और आउट होने की क्या करती है? परमिशन देती है। अब जब हमारे सांस जो है एल्वेलाई में आती है, तो हमारे और बॉडी के जो मसल्स है, जो उसके आसपास के ऑर्गन्स है, जो हमारा रिब केज जिसके अंदर लंग्स होते हैं, उस पे क्या डायरेक्ट एक्शन होता है वो हम बताएंगे। सबसे पहले जब हमारा ऑक्सीजन इनसाइड आता है, उसको हम कहते हैं इनहेलेशन, ठीक है। इनहेलेशन का मतलब क्या होता है? जब हमने सांस ली, ठीक है, फिर हमने सांस छोड़ी, दैट इज नोन एज एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन में क्या होता है? जो हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होते हैं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं? रिलैक्स हो जाते हैं। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या होते हैं? जो लंग्स के अंदर होते हैं। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा रिब केज है वो अपवर्ड जाता है, ठीक है, एंड आउटवर्ड। जैसे हमारा रिब केज है, ये क्या है? अपवर्ड जाता है, बाहर की तरफ जाता है ना। वहीं जो हमारा डायफ्राम है वो फ्लैटन हो जाता है। डायफ्राम का होता है हमारा, जो हमारे लंग्स होते हैं उनके नीचे होता है, वो फ्लैटन हो जाता है जब हम सांस लेते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मली जो हमारा नॉर्मली रिलैक्स में हमारा ऐसा शेप होता है किसका? डायफ्राम का। पर जब हम सांस लेते हैं ना, तो बिल्कुल फ्लैटन सीधा हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा घुमा होता है। जब हम सांस लेते हैं तो फ्लैटन हो जाता है। उसके बाद जो हमारे वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स कैविटी, ठीक है, थोरैक्स कैविटी क्या होती है? ये हमारा पूरा थोरैसिक रीजन है। जब हम सांस लेते हैं तो इसके अंदर क्या होती है? वॉल्यूम बढ़ जाती है। वही सब कुछ उल्टा होता है किसमें? जब एक्सहेलेशन होती है। तो एक्सहेलेशन में क्या होता है? जो हमारी, जैसे ही क्या हमने सांस बाहर की तरफ निकाली, तो हमारे इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। जो रिब केज है हमारा डाउनवर्ड और अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डायफ्राम जो है हमारा वो क्या होता है? रिलैक्स हो जाता है। लास्ट इज जो हमारी थोरैसिक कैविटी है, ये थोरैसिक कैविटी है, ये वापस नॉर्मली क्या है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर लंग्स, ठीक है। लंग्स क्या होते हैं? क्योंकि लंग्स जो होते हैं इनका सबसे ज्यादा रोल होता है। अब बॉडी के अंदर हम कह रहे हैं कि लंग्स जो है वो क्या है? बलून की तरह काम करते हैं। जब सांस आती है तो फूलते हैं, ठीक है, और उसके अंदर एल्वेलाई होती है छोटी छोटी, वो भी फूलती है। अब ये जो हमारी सांस आ रही है जा रही है, इसकी जो परमिशन है, या फिर हमारे जो लंग्स है उनको कितना फूलना है सांस लेते हुए, ठीक है, उसको कहते हैं हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और लंग क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारे लंग्स होता है वो क्या होता है? पेयर ऑफ स्पॉन्जी पिंकिश ग्रे ऑर्गन, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कहां पर होता है। एनाटॉमिकल पोजीशन देख लेते हैं लंग्स की। तो हमारे जो लंग्स है उसकी लोकेशन कहां पे होती है? इट इज लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी। तो ये क्या है? हमारा थोरैक्स रीजन है, ठीक है, टी बन रहा है ना, ये हमारा थोरैक्स रीजन होता है। तो जो हमारा थोरैक्स रीजन है ये उस कैविटी में होता है, आइदर साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट के दोनों साइड्स में, क्योंकि दो होते हैं ना, पेयर में होते हैं, तो एक इस साइड में और एक इस साइड में हार्ट के। इनसाइड रिब केज, जो हमारा रिब केज है ना, मस्कुलर रिब केज है, इसके अंदर जो हमारा ये बोनी रिब केज है, ठीक है। नेक्स्ट स्पैन फ्रॉम कॉलर बोन डाउन द डायफ्राम, ठीक है। तो ये क्या होती है हमारी? ये होती है हमारी कॉलर बोन, ठीक है। कॉलर बोन से स्टार्ट होते हैं लंग्स यहां से, और खत्म कहां पे हो जाते हैं? डायफ्राम में। तो ये इनकी लेंथ बताई गई है। तो ये एनाटॉमिकल पोजीशन है, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द लंग्स। अब जो हमारे लंग्स होते हैं उसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले लंग्स का सबसे ऊपर अपर मोस्ट पार्ट जो होता है, ठीक है, इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं। इस पार्ट को हम क्या कहते हैं? एपेक्स कहते हैं, एपेक्स रीजन। तो जो हमारा एपेक्स रीजन होता है वो अपर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या होता है? V/Q होता है रेशियो। अब V/Q रेशियो कभी कभी आता है ना, तो हम बिल्कुल कंफ्यूज आते हैं कि है क्या। तो V/Q रेशियो क्या होता है? वेंटिलेशन अपॉन क्वेश्चन, ठीक है। तो वेंटिलेशन मतलब जो सांस है, जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो किस जगह पे सबसे ज्यादा होती है, उसको हम कहते हैं क्या? परफ्यूजन रेशियो। अब जो हमारा एपेक्स रीजन होता है, मतलब इसका सबसे ऊपर वाला रीजन होता है, यहाँ क्या होता है? सबसे ज्यादा एल्विलाई और इंटरकनेक्टेड क्या होती है? कैपिलरीज होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? सबसे ज्यादा
O2 लेवल होता है, ऑक्सीजन लेवल होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है हमारा बेस ऑफ द लंग, ठीक है। तो बेस जो होता है वो क्या होता है, लोअर मोस्ट पार्ट होता है, और यहाँ क्या होता है, बेसिक गैस एक्सचेंज होता है। मतलब नॉर्मली जितना गैस एक्सचेंज हमारे लंग्स के अंदर होना है ना और पार्ट्स के अंदर, उतना ही बेस होता है। थर्ड पार्ट इज द लोब्स। अब जो हमारे लंग्स होते हैं ना, इनके दोनों के जो लोब्स होते हैं अलग होते हैं, राइट के अलग होते हैं, लेफ्ट के अलग होते हैं, ठीक है। जो हमारा राइट लंग है उसके 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो हमारा राइट लंग होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जो हमारा लेफ्ट लंग होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है। अगर हम डायसेक्शन करें तो ये क्या होता है, 3 लोब्स निकलता है, और लेफ्ट लंग 2 लोबिक होता है, 2 लोब्स बोलते हैं, है ना। इसको हम ट्राइलोबिक कहते हैं, इसको हम बायलोबिक कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्या है, लास्ट इज द प्लूरा, जो क्या होता है हमारे लंग्स के साइड में होता है, कैविटीज में, ठीक है। अब इसका काम क्या है, इसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इट इज अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। अब एक फ्लूइड भरा हुआ है तो फ्लूइड क्या प्रोवाइड करेगा, सबसे पहले लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, दूसरा क्या है उसकी सरफेस टेंशन, ठीक है। थर्ड इज उसका प्रेशर को मेंटेन करेगा, वही सब इसके अंदर कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले प्लूरल फ्लूइड जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, स्मूथनेस प्रोवाइड करना, कि जो सांस आ रही है जा रही है इजीली हमारा लंग क्या हो सके, इन्फ्लेट हो सके और डिफ्लेट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट इट एक्ट एज अ कुशन, कुशन की तरह काम करता है, ठीक है। अब कुशन की तरह क्या, फॉर एग्जांपल हम गिर जाते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि गिरे हम और गिरने के बाद हमारे जो लंग्स है वो फट गए, ठीक है। हम बोलते हैं ना बलून है, तो अगर गिर गए तो फट जाएंगे, तो इसके लिए उसको बचाने का काम कौन करते हैं, कुशन, ठीक है। दैट इज प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटसाइड मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इज इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। अब ये क्या है, फ्रिक्शन को कम करती है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं ना तो उसके बीच में कोई भी रुकावट नहीं आनी चाहिए, कोई भी स्टॉपेज नहीं आना चाहिए। अगर स्टॉपेज कोई भी आ जाता है ना तो इससे क्या है, सांस आने जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। एंड लास्ट इज इट क्रिएट्स नेगेटिव प्रेशर। अब नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना जरूरी क्यों है, जिससे क्या है हमारे लंग्स हमेशा एक्सपेंडेड रहे, क्योंकि अगर लंग्स हमारे सिकुड़ गए ना, डिफ्लेट हो गए, तो सिकुड़ने से क्या हो सकता है, सांस आने जाने में प्रॉब्लम हो सकती है। उसको हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसमें क्या हमारे लंग्स होते हैं बहुत ज्यादा सिकुड़ जाते हैं, अच्छे से सांस नहीं आ पा रही होती है। ये मोस्टली उन पेशेंट्स में होता है जो हमारा कैंसर पेशेंट, जिन्हें लंग कैंसर हो गया। दूसरा जो स्मोकर पेशेंट्स होते हैं, क्योंकि स्मोकर पेशेंट्स में भी ना एक डिसीज हो जाती है जिसमें क्या होते हैं, उसके सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सूडो सिलिएटेड टिश्यू जो होते हैं ना, वो स्क्वैमस टिश्यू में बदल जाते हैं। मतलब जो टिश्यूज होते हैं ना वो क्या हो जाता है, अपना शेप चेंज कर लेते हैं स्मोकर्स के अंदर, ठीक है। इस वजह से क्या होती है, मेटाप्लाजिक स्टेज होती है, वो हो जाती है, ठीक है। ठीक है, यहां तक हमारा हो गया पूरा टॉपिक कि कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो मेंटेन होता है, कैसे ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला, ठीक है। ये पैसेज हमने पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन कौन से डिसीजेस हो सकती है हमारी किस किस पार्ट के अंदर, ठीक है। सबसे पहला, अगर नोज में इंफेक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो नोज में कोई डिसीज हो जाए तो कौन कौन सी होगी। सबसे पहले होते हैं नेजल पॉलिप्स। अब नेजल पॉलिप्स क्या होते हैं, जो हमारी नाक होती है उसमें छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं, पॉलिप लाइन निकल आता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, अब ये क्या होता है, नॉन ट्यूमरस होता है, ये ट्यूमरस नहीं होता है, ठीक है, नॉन कैंसरस होता है। बट इससे क्या होती है, एयर पैसेज में क्या प्रॉब्लम हो जाती है, सांस लेने और छोड़ने में, ठीक है। सेकंड होता है एलर्जिक राइनाइटिस, आपने देखा होगा एलर्जिक राइनाइटिस में क्या होता है, छींक आती रहती है लोगों को बहुत ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट इज नोज ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग, कोई नस वस फट गई, ठीक है, दिमाग के कोई नस फट गई उस वजह से नोज ब्लीडिंग, ये सब नोज की डिसीजेज है। सेकेंड इज नेजल और पैरानेजल डिसीजेज, तो इसके अंदर सबसे पहली जो आती है साइनोसाइटिस आती है। तो आप देखेंगे इंडिया के अंदर 60 से 70% लोगों को साइनोसाइटिस है, मतलब उनकी साइनस या पैरासाइनस की जो 3 बोन्स होती है ना, उनमें से कोई सी भी एक बोन क्या है, सूजी हुई है, जिस वजह से उन्हें सांस अच्छे से नहीं आती है और रात को नींद आने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम क्या होती है, एक नाक आपकी ब्लॉक हो जाती है। नेक्स्ट इज क्वाइनल एट्रेशिया, ठीक है, ये एक डिसीज है क्वाइनल एट्रेशिया, इसमें भी क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फेरिंग्स, फेरिंग्स के अंदर क्या हो सकती है, फेरेंजाइटिस। अब फेरेंजाइटिस क्या होती है, जो हमारा फेरिंग्स है उसका क्या हो जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना वहां पर, ठीक है। इससे भी क्या होता है, एयर अच्छे से आ जा नहीं पाती है।
नेक्स्ट इज फेरिंग्स में टॉन्सिलाइटिस हो जाती है। ये हमारे जो फेरिंग्स रीजन है इसके अंदर टॉन्सिल्स हो जाते हैं छोटे छोटे से। अब टॉन्सिल की से क्या है, गले में प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्लीप एपनिया, ठीक है। स्लीप एपनिया एक बीमारी है जिसमें क्या है, रात को नींद नहीं आती है, आपकी एक नाक बंद हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लैरिंग्स, लैरिंग्स की भी सेम जैसे फेरेंजाइटिस साइनोसाइटिस होती है वैसी लैरिंग्स अगर सूज जाता है तो लैरिंजाइटिस होती है। और एक होती है रिंकेज एडिमा। रिंकेज एडिमा में क्या होता है, लैरिंग्स जो होती है ना कैविटी, वो क्या हो जाती है, कैंसर हो जाती है, स्मोकर्स में होता है मोस्टली, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रैकिया में कौन कौन सी डिसीज हो सकती है। अब ट्रैकिया में एक डिसीज हो सकती है दैट इज स्टीनोसिस, दैट इज ट्रैकियल स्टीनोसिस। अब ट्रैकियल स्टीनोसिस में क्या होता है, जो हमारा ट्रैकिया होता है ना वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है, नैरो हो जाता है, जिस वजह से क्या सांस लेने में प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा। उसे हम कहते हैं ट्रैकियल स्टीनोसिस, दैट इज नैरोइंग ऑफ ट्रैकिया। नेक्स्ट इज ट्रैकियोमैलेशिया। ट्रैकियोमैलेशिया क्या हो जाता है, हमारा ट्रैकिया होता है ना उसकी जो वॉल्स होती है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, ठीक है। दैट इज वीक ट्रैकिया। नेक्स्ट ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स, ये जो होते हैं दोनों कॉमन एक ही चीज होते हैं। अब इनके अंदर क्या है, कुछ ग्रुप ऑफ डिसीजेस होती है जो मोस्टली हमारे एग्जाम्स में आती है, ठीक है। जैसे सबसे पहले COPD, दैट इज, नेक्स्ट इज अस्थमा, ठीक है, अस्थमा। नेक्स्ट इज सिस्टिक फिब्रोसिस, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब हम एक एक करके समझेंगे कि इन डिसीजेस में हमें क्या पढ़ना है। फर्स्ट इज, ठीक है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस, COPD, ठीक है। दैट इज, क्या बताया था मैंने आपको, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है हमारा क्या, पल्मोनरी सिस्टम में, ठीक है। क्रॉनिक होता है, या एक्यूट नहीं होता है, ये होता है बहुत टाइम तक चलता रहता है, ठीक है। इट इज नोन एज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीजेस। तो इसमें क्या है, जो हमारा पल्मोनरी सिस्टम है ना वो क्या हो जाता है, उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से काम करना बंद करता है। अब COPD के अंदर बहुत सारी डिजीज आती है। नेक्स्ट इज अस्थमा। अस्थमा जो होता है ये क्या एलर्जिक डिसीज है, ठीक है। अस्थमा में क्या होता है, बार बार क्या होता है, छींके, और क्या होती है, हमें सांस में प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से क्या है, हमें ऑक्सीजनेटर ना यूज करना पड़ता है, सांस वाला पंप जो होता है, ऑक्सीजन पंप, ठीक है। नेक्स्ट इज सिस्टिक फिब्रोसिस हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, मतलब जो हमारा पल्मोनरी रीजन है ना, पल्मोनरी रीजन में क्या है, कोई भी फैट मॉलिक्यूल, ठीक है, कोई सा भी प्रोटीन मॉलिक्यूल आके अटक गया, या ब्लड का कोई कॉम्पोनेंट आके अटक गया, ठीक है, उस वजह से क्या हो जाती है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाती है। एंड लास्ट इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसके बारे में ज्यादातर एग्जाम्स में आता है। तो व्हाट इज दिस, RDS सिंड्रोम, है ना। अब ये डिसीज होती है मोस्ट कॉमनली बच्चों के अंदर होती है ड्यू टू द लैक ऑफ सर्फेक्टेंट, ठीक है। सर्फेक्टेंट क्या हुआ, एक लिपोप्रोटीन है। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, सर्फेक्टेंट कम हो जाता है, दैट इज लिपिड प्रोटीन। एक एग्जांपल बताया था मैं आपको एक सर्फेक्टेंट का, दैट इज डाइफॉस्फो, ठीक है, डाइफॉस्फेटिडाइल कोलिन। डाइफॉस्फेटिडाइल कोलिन करके एक सर्फेक्टेंट है, ठीक है, उसकी कमी हो जाती है, जिसमें लिपिड और प्रोटीन जो होता है ना हमारा, ये कम हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, हमारी जो बच्चे होते हैं ना उन्हें सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए जैसे ही बच्चा पैदा होता है इस डिसीज के साथ ना, उसको वेंटिलेटर पे डाला जाता है। अब ये अडल्ट को भी होता है, उसको हम कहते हैं अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एक जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट आर द, कहते हैं कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, कि कैसे हमारी जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, इसके अंदर ऑक्सीजन एक्सचेंज कैसे होता है ना, वो सब हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैपिलरी ब्लड रेस्पिरेशन। तो क्या होती है कैपिलरी ब्लड रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, एल्विलाई का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो हमने पढ़ा था लंग्स के अंदर एल्विलाई होता है, उसी का मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाया। तो एल्विलाई में क्या होता है, देखो ऑक्सीजन आता है, ठीक है, और हमारे टिश्यूज और सेल्स में चले जाता है जिन्हें ऑक्सीजन की नीड है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज से आता है वो बाहर निकाल देता है, ठीक है। अब ये प्रोसेस होता कैसे, ठीक है। तो हमारा ऑक्सीजन आया थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ऑक्सीजन कहां आ गया, एल्विलाई में, एल्विलाई के बाद वो कहां जाता है, एल्विलर
सैक में या एल्विलर वॉल में। तो जो हमारी एल्विलर वॉल होती है ना, उसके अंदर क्या होते हैं, आरबीसीज घूम रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके आसपास क्या होती है, कैपिलरीज होती है, छोटी छोटी सी बहुत सारी इंटरकनेक्टेड कैपिलरीज, उनके अंदर आरबीसीज होते हैं। तो यहां पर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, हमारे ऑक्सीजन को पार करके क्या करती है, आरबीसीज के अंदर ले जाती है, ठीक है। और आरबीसीज के अंदर कहां होता है ऑक्सीजन, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे आरबीसीज जो है ना कैरी करते हैं ऑक्सीजन को, और अलग अलग टिश्यूज और अदर सेल्स में जाके वो क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। वैसे ही जो हमारे टिश्यूज और सेल्स हैं वो क्या करते हैं, आरबीसी को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिससे आरबीसी क्या करती है, उसे एल्विलाई के जरिए बाहर निकाल देती है। अब हमें पढ़ना है, जो भी हमारा आरबीसी होता है जिसके पास हीमोग्लोबिन होता है ना, उसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और जिनका कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कितना, एक आरबीसी के अंदर कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, कितने कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, कि हमारी बॉडी के अंदर आरबीसीज कितने, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर अगर हम गिने आरबीसीज, तो टोटल नंबर ऑफ हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसीज है वो हम किस में लेते हैं, पर मिलीमीटर क्यूब में, या फिर एक ड्रॉप की बात करते हैं, ठीक है। तो एक ड्रॉप जो हमारा आरबीसी होता है उसके अंदर कितने होते हैं, 4.5 से 5 मिलियन तक, ठीक है। तो हमारे 1 mm³ या फिर एक ड्रॉप के अंदर 4.5 से 5 मिलियन, लाख की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कह रहा हूं मिलियन, दैट इज 45 लाख से 55 लाख आरबीसी होते हैं। और हमारे एक आरबीसी के अंदर अगर हम बात करें, 1 आरबीसी के अंदर, है ना, हमारे एक आरबीसी के अंदर क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं। क्या होते हैं, एक आरबीसी के अंदर क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं। अब जो हमारा एक हीमोग्लोबिन को मिल लेते हैं 1 HB मॉलिक्यूल, तो एक हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। क्या होती है, 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। अब ये हीमोग्लोबिन अलग अलग होता है, मैं बात कर रहा हूं एडल्ट हीमोग्लोबिन की। अदर टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन भी होते हैं, जैसे फीटस हीमोग्लोबिन, एडल्ट हीमोग्लोबिन, ठीक है। उनके अंदर ये अल्फा बीटा अलग हो सकता है, कहीं पे डेल्टा हो सकता है, कहीं पे एप्सिलॉन हो सकता है। बट अभी अगर हम एक जनरल हीमोग्लोबिन की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। एक हीमोग्लोबिन जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर कितनी है, 4 पॉलीपेप्टाइड प्लस 4 आयरन मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ Fe2+, फेरस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो 4 आयरन मॉलिक्यूल है, तो कितने ऑक्सीजन को कैरी करेंगे, 4 को, तो कितने को करेंगे, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। तो इससे हमारा निकल जाएगा कि एक आरबीसी के अंदर कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी होते हैं। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक एचबी के अंदर हमारे 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है इसलिए समझना अच्छे से। और एक आरबीसी में कितने होते हैं, मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, एचबी होते हैं, है ना। और हमारे एक ड्रॉप ब्लड के अंदर कितने होते हैं, 5 मिलियन आरबीसी होते हैं। अगर हम बात करें एक ड्रॉप के अंदर कितने हीमोग्लोबिन होते हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 ड्रॉप, ठीक है। तो कितने 1 ड्रॉप में, 5 मिलियन, है ना, 1 2 3 4 5 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख प्लस मिलियन ले लेते, तो अप्रोक्स 2 मिलियन ले लेते, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्योंकि एक आरबीसी के अंदर क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये लिख दिया हमने ड्रॉप्स, ये लिख दिया हमने एचबी, प्लस एक एचबी में कितने होते हैं, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं, तो इंटू 4, ठीक है। तो अगर हम आंसर निकालें, है ना,
इसका अगर हम आंसर निकालें तो कितना निकलेगा, 5 2 जा 10, 1 2 3 4 5 6 और इंटू 4 तो ये क्या निकल रहा है हमारा, बिलियन। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आता है किसमें आता है, बिलियन। तो एक ड्रॉप ऑफ ब्लड जो होती है वो बिलियंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेके जाती है। ठीक है, और एक आरबीसी के अंदर भी क्या होते हैं, बिलियंस ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जाते हैं। कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर ये एक ड्रॉप या फिर एक हमारा आरबीसी इतने सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को नहीं लेके जाएगा ना, तो जो हमारा सेकंड में जो काम हो रहा है ना, सारा एनारोबिक रिएक्शंस एरोबिक रिएक्शंस हो रहे हैं, जल्दी जल्दी एनर्जी बन रही है, जो ये डिफ्यूजन प्रोसेस इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है, ये इसी वजह से हो रहा है कि एक आरबीसी इतने सारे मॉलिक्यूल कैरी करता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा कैपिलरी ब्लड रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया है। तो द थिंग इज, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एग्जाम में ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो मोस्टली हमें क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का पाथवे याद करना है। ठीक है, ये हमारा कैपिलरी ब्लड रेस्पिरेशन कैसे होता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ थ्योरीज है, पार्शियल ऑक्सीजन, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं, PO2 और PCO2, इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स याद कर लेने। बाकी रेस्पिरेशन में और कुछ एक्स्ट्रा आता नहीं है। ठीक है, और कुछ डिसीजेज है उनके मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं उनके नोट्स की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसी के साथ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होता है। होप यू हैव लाइक दिस वीडियो, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस। कल के लेक्चर में हम आपका एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट करेंगे।